वाह! ये ड्राइवर है या हीरो? श्रुति की फ्रेंड्स एक पल के लिए हैरान रह गई जब उन्होंने गाड़ी के पास खड़े लक्ष्य को देखा, जो बड़े आराम से गाड़ी से टेक लगाकर उनका इंतजार कर रहा था। हीरो माय फुट। ड्राइवर, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं हाथों में कितना सामान उठाए हुए खड़ी हूँ और तुम बस खड़े देखते रहो। बदतमीजी से चिल्लाते हुए उसने लक्ष्य पर गुस्सा निकाल दिया, लेकिन लक्ष्य ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से सारा सामान उसके हाथों से लेकर गाड़ी में रख दिया। लक्ष्य गांव से शहर नौकरी की तलाश में आया था और यहाँ आकर उसे फिलहाल ड्राइवर की नौकरी मिली थी। वह कम बोलने वाला सीधा साधा लड़का था। दूसरी तरफ श्रुति बिल्कुल उसके उलट थी, बिगड़ी हुई अमीर घर की इकलौती बेटी जो किसी को भी नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। उसकी आदत थी कि वह हर बात पर दूसरों को डांट देती थी। एक रात जब श्रुति पार्टी में गई हुई थी और शराब पीकर नशे में धुत थी, तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। दो लड़के उसे घसीटकर कमरे में ले गए, उसके कपड़े तक उतार दिए, लेकिन तभी अचानक लक्ष्य ने वहां पहुंचकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने जो नज़ारा था वह किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। वह अपना सब कुछ। अगली सुबह जब श्रुति फिर से अपनी रोज़ की आदत में गाड़ी में बैठी तो बोली, चलो ड्राइवर, जल्दी गाड़ी चलाओ, वैसे भी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। वह जूस पी रही थी और साथ ही मोबाइल चला रही थी। यूनिवर्सिटी का लोकेशन उसने ऑन करके मोबाइल डैशबोर्ड पर रख दिया था। आज ड्राइवर की सीट पर लक्ष्य बैठा था। श्रुति ने ताना मारा, तुम्हें रास्ते आते भी हैं या नहीं? और गुस्से से उसे घूरा। लक्ष्य ने बहुत शांति से कहा, जी मालूम नहीं है, लेकिन लोकेशन की मदद से आपको सही समय पर यूनिवर्सिटी पहुंचा दूंगा। उसकी सदी हुई आवाज़ में गुस्से की कोई झलक नहीं थी। श्रुति ने बड़बड़ाते हुए कहा, पता नहीं डैडी भी किस किस को नौकरी पर रख लेते हैं। और वह फाइल देखने में लग गई। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी यूनिवर्सिटी के गेट के सामने रुकी तो वह दंग रह गई, क्योंकि जो रास्ता पहले वाला ड्राइवर आधे घंटे में तय करता था, वहां लक्ष्य ने उसे सिर्फ 15 मिनट में पहुंचा दिया। वह मनी मन हैरान थी, लेकिन जताया नहीं और झटके से दरवाज़ा बंद करके उतर गई। वह थोड़ी ही दूर गई थी कि पीछे से लक्ष्य आया और बोला, मैडम ये फाइल भूल गई थी आप। उसकी आवाज़ सुनकर वह पलटी और हैरान रह गई, क्योंकि ये फाइल बहुत ज़रूरी थी, जिसे वह भूल भी कैसे सकती थी। उसने झेपते हुए कहा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ होने से 15 मिनट पहले मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी ताकि तुम आकर मुझे पिक कर लो। लक्ष्य ने धीरे से कहा, जी मैडम, मगर मेरे पास आपका नंबर नहीं है, आप नंबर दे दें ताकि मुझे भी आसानी हो जाएगी। श्रुति ने नंबर दिया और बिना कुछ बोले अपनी फ्रेंड्स के पास चली गई। उसकी फ्रेंड्स तो पहले से ही उसका इंतज़ार कर रही थीं। उन्होंने चिढ़ाते हुए कहा, कौन था ये डैशिंग हीरो? कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? और हमें बताया भी नहीं। श्रुति चिल्ला पड़ी, बकवास बंद करो, वह ड्राइवर है मेरा, इतना हैंडसम ड्राइवर। तुम्हारे डैडी भी कितने अजीब हैं जो ऐसे ड्राइवर को नौकरी पर रख लिया। ये कहकर वह मजाक बनाने लगी, लेकिन श्रुति मुंह बनाते हुए उन्हें क्लासरूम में ले गई। शाम को जब डिनर की टेबल पर बैठी तो अपने डैडी पर गुस्सा उतारने लगी। बोली, ये क्या है, आप किसी को भी नौकरी पर रख लेते हो जिसे रास्ते का पता भी नहीं होता और न ड्राइविंग ठीक से आती है। आज मुझे लोकेशन डालकर यूनिवर्सिटी छोड़ा है, आप हर किसी पर इतना भरोसा क्यों करते हो? उसके डैडी ने बहुत तसल्ली से कहा, बेटा तुम जिसे निकम्मा समझ रही हो वही लड़का बहुत काबिल है, उसका लाइसेंस क्लियर है और वह मानो के रेफरेंस से मेरे पास आया है। वैसे भी कंपनी में अभी उसके लिए जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने उसे ड्राइवर बना दिया है। मुझे अच्छा लगता है कि हमारे घर में कोई भरोसेमंद आदमी हो। उसकी मम्मी ने भी बीच में बोलते हुए कहा, मुझे तो वह बहुत अच्छा लगता है, नर्म है, तमीज़दार है और शरीफ है। आजकल ऐसे लड़के बहुत कम मिलते हैं। श्रुति मम्मी के मुंह से तारीफ सुनकर और भी चिढ़ गई। सुबह से ही वह हर जगह लक्ष्य का नाम सुन रही थी, ऊपर से फ्रेंड्स ने भी उसे बॉयफ्रेंड कहकर मजाक उड़ाया था। एक फ्रेंड ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसका नंबर दिलवा दो, लेकिन श्रुति ने गुस्से में उसे डांट दिया। असल में श्रुति घर की इकलौती लाडली थी और करोड़ों का कारोबार उसके डैडी अकेले ही संभालते थे। पैसा इतना था कि रिश्तेदार भी उनके सामने सिर झुकाने को मजबूर रहते थे, लेकिन डैडी दिल के बहुत साफ थे। कोई भी नौकरी मांगने आता तो वह किसी न किसी तरह उसके लिए जगह निकाल ही देते थे और यही वजह थी कि लक्ष्य जैसे लड़के भी उनके घर में जगह बना लेते थे, मानो उनके कॉलेज के दोस्त का बेटा था। जब उसने फ़ोन किया था नौकरी के लिए तो उस वक्त कंपनी में कोई जगह खाली नहीं थी, इसीलिए इन्हें मजबूरी में अपने घर पर ड्राइवर की नौकरी देनी पड़ी। लक्ष्य पढ़ा लिखा, स्मार्ट और खूबसूरत नौजवान था।
उसके चेहरे पर हमेशा एक सलीका और सादगी झलकती थी। उसके पास ड्राइविंग का अच्छा खासा तजुर्बा भी था और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। वह गांव से शहर आया था। उसकी मम्मी ने बहुत सपने पाल रखे थे कि बेटा शहर जाकर अपनी ज़िंदगी बनाएगा, पर महीनों से वह दर दर भटक रहा था। कोई जगह इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाली थी। कई बार तो हार मानने का मन होता, लेकिन फिर भी उम्मीद से आगे बढ़ता। इसी दौरान उसे अपने पुराने यूनिवर्सिटी के दोस्त मानो से मुलाकात करनी पड़ी। मानो बड़े घर से था। जब लक्ष्य ने उसे अपनी मुश्किल बताई तो मानो ने तसल्ली दी कि चिंता मत कर, कहीं ना कहीं वह उसके लिए नौकरी ढूंढ देगा। और सच में 15 दिन के अंदर ही मानो के रेफरेंस से लक्ष्य श्रुति के घर के सामने खड़ा था। नौकरी के लिए लक्ष्य अपनी मम्मी का इकलौता बेटा था। उसकी मम्मी उसे बहुत दुलार करती थी। उसके मिजाज में भी वही सादापन था। वह झगड़ालू किस्म का लड़का नहीं था। अगर कोई उससे ऊंची आवाज़ में भी बात करता तो वह नरमी से जवाब देता, लेकिन अगर बात इज्जत पर आ जाती तो वह पीछे भी नहीं हटता। शहर आते समय उसकी मम्मी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार कह रही थी, बेटा तू चला गया तो मैं यहाँ अकेली क्या करूँगी। उसने हंसते हुए कहा, आप अकेली कहाँ हैं, पागल बहनें हैं ना आपके पास। और फिर अपनी छोटी बहनों को हल्के से डांटते हुए बोला, इतना रोती क्यों हो, शादी के लिए भी आंसू बचा कर रखना। दोनों शर्मा गईं, मगर उस हंसी मजाक के पीछे उसकी आंखें भीगी हुई थीं, क्योंकि पिता पहले ही दुनिया से जा चुके थे। जब वह इंटर में पढ़ता था उसके चाचा और चाची पास ही रहते थे। वह मम्मी को उनके सहारे छोड़कर अपने सपनों के लिए शहर निकल आया। उसकी जिम्मेदारियां बहुत थीं, क्योंकि बहनों की शादी भी आगे चलकर उसी के कंधों पर थी। यही सोचकर उसने खुद को मजबूत बनाया। उसकी नौकरी का पहला दिन था, लेकिन श्रुति की बदतमीजी ने उसका स्वागत किया। उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। वह जानता था कि अमीर बाप की इकलौती बेटी है, नखरे तो होंगे। यही सोचकर वह उससे दूरी बनाए रखने लगा। मगर मन ही मन उसने ये भी देखा कि श्रुति की मम्मी बहुत ही नेक दिल और प्यारी इंसान थी। लक्ष्य को अच्छे कपड़े पहनने का हमेशा शौक था। उसकी मम्मी भी उसे हमेशा सज धज कर रखती थी। इस वजह से वह अक्सर साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में नजर आता था। यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई की वजह से उसे सलीके की आदत पड़ चुकी थी। एक दिन श्रुति टेरेस पर खड़ी मोबाइल में बिजी थी। तभी उसकी नज़र अचानक लक्ष्य पर पड़ी। वह सफ़ेद शर्ट और मस्टर्ड पैंट में गाड़ी के पास खड़ा था। उसकी ड्रेसिंग देखकर श्रुति को गुस्सा आया। उसने मन ही मन बड़बड़ाया, ड्रेसिंग तो देखो जैसे कोई शहजादा हो। रविवार का दिन था, इसीलिए यूनिवर्सिटी बंद थी। श्रुति का मूड था कि शाम को मॉल जाएगी। उसने नव्या को मैसेज कर दिया और खुद तैयार होने चली गई। उसने कॉल कर ड्राइवर से गाड़ी निकालने को कहा। कुछ देर बाद जैसे ही वह गाड़ी में बैठी तो लक्ष्य की ड्रेसिंग देखकर फिर नाक चढ़ गई। उसे लग रहा था कि ये लड़का खुद को बहुत दिखाता है, हमेशा एटीट्यूड में रहता है। गाड़ी शुरू होते ही उसने ताना मारा, जब तुम्हें रास्ते ही नहीं आते तो नौकरी क्यों की है। ड्राइविंग का काम इतना आसान नहीं होता। यहाँ की सड़कों पर तो तजुर्बा चाहिए। मुझे डर लगता है तुम्हारे साथ बैठते हुए। लक्ष्य ने बहुत शांत होकर कहा, मैडम रास्तों की जानकारी धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन इस वक्त मुझे नौकरी की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये काम पकड़ा है। आपकी जिम्मेदारी मेरी है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ये कहकर वह खामोश हो गया। कुछ देर बाद श्रुति ने आदेश दिया, मेरे दोस्तों को उनके घर से पिक करना है। लक्ष्य ने सिर हिलाकर हाँ कहा और गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। थोड़ी देर में दोनों फ्रेंड्स भी गाड़ी में बैठ गईं। नव्या बार बार लक्ष्य की तरफ देख रही थी और श्रुति का गुस्सा और बढ़ रहा था। वह सीधे मॉल चली गईं। तब तक वह शॉपिंग कर रही थी। लक्ष्य बाहर गाड़ी से टेक लगाकर उनका इंतजार करता रहा। जैसे ही वह वापस आई तो नव्या ने मुस्कुराते हुए श्रुति से कहा, यार ये ड्राइवर है या हीरो। श्रुति भड़क गई और बोली, ड्राइवर माय फुट, अगर तुमने इसे दोबारा हीरो कहा तो मैं तुम्हारी गर्दन दबा दूंगी। गाड़ी तक पहुंचते ही वह फिर चिल्लाई, ड्राइवर तुम्हें होश नहीं है, इतना सामान लेकर मैं खड़ी हूँ, ये सामान कौन रखेगा। उसने बहुत बदतमीजी से कहा, लेकिन लक्ष्य ने एक शब्द तक नहीं बोला। वह चुपचाप सारा सामान उठाकर गाड़ी की डिग्गी में रखता रहा। नव्या उसकी शांति देखकर दंग रह गई, लेकिन श्रुति के चेहरे पर सिर्फ गुस्सा था। लक्ष्य गाड़ी चलाते हुए बाहर से भले खामोश था, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहा था कि इस लड़की के साथ ड्राइविंग करना कितना मुश्किल है। हर पल कोई ना कोई ताना सुनना पड़ता है। अगर ज़रा सी भी गलती हो जाए तो पता नहीं कैसे वह उस पर बरस पड़ेगी। वह जानता था कि नौकरी उसकी मजबूरी है,
वरना शायद वह इस तरह की बातों को कभी बर्दाश्त न करता, लेकिन उसके हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। इसीलिए उसने अपने दिल की बात अंदर ही दबा दी और चेहरे पर शांति बनाए रखी। रात को घर पहुंचने के बाद श्रुति अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और सीधे अपने डैडी के पास चली गई। डैडी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ बेटा? तो श्रुति ने चिढ़ते हुए कहा, ये जो आपने नया ड्राइवर रखा है ना, आप इसे यूनिफॉर्म क्यों नहीं दिलवा देते? डैडी ने मुस्कुराते हुए पूछा, यूनिफॉर्म क्यों बेटा? तो वह झुंझला कर बोली, आपकी इतनी महंगी गाड़ियाँ चलाता है और अपने आप को हीरो समझता है। ड्रेसिंग भी ऐसी करता है जैसे खुद का कोई बड़ा रुतबा हो। मुझे इसकी आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जब भी मैं इसे देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है। डैडी ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा गुस्सा मत करो। वह लड़का पढ़ा लिखा है, मास्टर्स तक किया हुआ है और बहुत अच्छा है। फिलहाल मैंने इसे ड्राइविंग की जॉब दी है, लेकिन अगर कंपनी में कोई जगह खाली होगी तो मैं इसे वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। और अगर तुम्हें इतना लगता है तो हाँ, इसके लिए यूनिफॉर्म भी बनवा दी जाएगी। वैसे तुम्हें बता दूं कि ये मानो का यूनिवर्सिटी वाला दोस्त है। मानो ने ही बोला था कि इसे नौकरी देनी चाहिए, इसीलिए मैंने इसे रख लिया है। डैडी की बात सुनकर श्रुति थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई। वह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके डैडी हर किसी पर इतना भरोसा कैसे कर लेते हैं। लेकिन अंदर से उसे ये भी महसूस हुआ कि डैडी के सामने ज़्यादा बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह अपनी सोच से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगले दिन जब वह सुबह यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हुई और गाड़ी में बैठी तो उसका गुस्सा फिर से बाहर निकल आया। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई उसने सीधे लक्ष्य की तरफ देखा और तेज आवाज़ में बोली, सुनो, ड्राइवर हो तो ड्राइवर बनकर रहो, ज़्यादा मालिक बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर लक्ष्य हैरान रह गया। उसने धीमे लहजे में कहा, मैडम मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? वह बिल्कुल सच्चे मन से जानना चाहता था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने कौन सी ऐसी गलती कर दी है जिस पर श्रुति इतना भड़क गई। लक्ष्य के चेहरे पर सचमुच की उलझन साफ झलक रही थी। उसकी आवाज़ में कोई रूखापन नहीं था, बल्कि वह बहुत नरमी से बात कर रहा था। उसने कहा, क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? वह धीमे लहजे में कह रहा था और उसकी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन श्रुति ने झटके से जवाब दिया, मेरा मतलब साफ है। इतनी अच्छी ड्रेसिंग करके महंगी गाड़ी में बैठकर तुम क्या जताना चाहते हो? क्या ये दिखाना चाहते हो कि ये गाड़ी तुम्हारी है, जबकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम सिर्फ एक मामूली ड्राइवर हो? लोग तुम्हें देखकर गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं और शायद यही एहसास करवाना चाहते हो कि तुम्हारी कोई ऊंची हैसियत है। लक्ष्य ने शांत आवाज़ में कहा, मैडम ये सिर्फ आपकी सोच है, मेरी नहीं। मैं क्यों किसी को गलतफहमी में डालना चाहूँगा? मैं अपनी औकात बहुत अच्छे से पहचानता हूँ। श्रुति ने चेत कर कहा, तो फिर ऐसी ड्रेसिंग करने का मतलब क्या है? तुम गरीब ड्राइवर होकर ऐसे महंगे कपड़े क्यों पहनते हो? इस पर लक्ष्य ने सीधी नज़र डालते हुए कहा, साफ सुथरा रहना और अच्छे कपड़े पहनना हर इंसान का हक है। ये सिर्फ मेरा शौक़ है और आप मेरी ड्रेसिंग देखकर मेरी सोच का अंदाज़ा नहीं लगा सकती। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था और वो गाड़ी पर फोकस रखते हुए नरमी से बोल रहा था। श्रुति ने चिढ़कर कहा, ठीक है, बहुत मत समझाओ अपने आप को, अपने काम से काम रखो, और मुंह फेरकर मोबाइल में बिजी हो गई। लक्ष्य के होठों पर एक थकान भरी मुस्कान आ गई। रात को रोज की तरह वह अपने कमरे में जाकर मम्मी और बहनों से फ़ोन पर बात करने लगा। आंगन में पेड़ों के पास खड़े होकर वह अपनी उन्हें खैरियत बता रहा था। जी मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ सेठ साहब बहुत अच्छे हैं, मालकिन साहिबा भी ख्याल रखती हैं। बस कुछ महीने मुझे यही नौकरी करनी है, क्योंकि रहने खाने का इंतज़ाम भी अच्छा है। एक ही मुश्किल है, उनकी नखरेबाज बेटी श्रुति। वह बात करता हुआ हंस भी रहा था। उसे पता ही नहीं था कि थोड़ी दूरी पर झूले पर बैठी श्रुति उसकी सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही उसने सुना कि लक्ष्य उसे परेशानी कह रहा है तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह तिलमिलाती हुई वहाँ से उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने नाइट सूट बदला, फिर शीशे के सामने खड़ी होकर चेहरे की क्लींजिंग करने लगी। खिड़की से बाहर देखा तो लॉन में कुर्सी पर बैठे लक्ष्य को आराम से मोबाइल चलाते देखा। उसके इस अंदाज ने उसे और ज़्यादा जला दिया। उसने मन ही मन सोचा, मम्मी डैडी ने इसको हद से ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है, तभी तो ये खुद को खास समझने लगा है। अगले दिन जब वह यूनिवर्सिटी उसे लेने जा रहा था तो श्रुति ने फिर ताना मारा, गरीब ड्राइवर हो, मामूली सी नौकरी करते हो तो इतने महंगे कपड़े कहाँ से खरीद लाते हो? उसकी आवाज़ में जहर सा था। सुनकर लक्ष्य ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, वैसे आपको पूछने का हक तो नहीं है मैडम, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, ये सब मेरे दोस्तों की मेहरबानी है।
कुछ कपड़े उन्होंने दिए हैं और कुछ मैंने खुद अपने पैसों से खरीदे हैं। उसके सादगी भरे जवाब ने उसे और हैरान कर दिया। पर श्रुति का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। असल में उसे सबसे ज़्यादा यही खटकता था कि जब भी वह उसके साथ कहीं जाती तो लोग उन्हें देखकर मंगेतर या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड समझ लेते, और यही बात उसे अंदर तक चुभती थी। मगर लक्ष्य इस सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। उसके दिल में सिर्फ इतना था कि अमीर लोग हमेशा यही सोचते हैं कि गरीब लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, जबकि उसकी सोच इससे बिल्कुल उलट थी। कुछ दिनों बाद की बात है। श्रुति अपनी मम्मी के साथ लंच कर रही थी, तभी बाहर से आवाज़ आई, मालकिन साहिब, मुझे आज आधे दिन की छुट्टी मिल सकती है? मुझे एक ज़रूरी काम से इंटरव्यू देने जाना है। लक्ष्य बहुत नर्म होकर सामने खड़ा था, पैंट शर्ट में एकदम तैयार। श्रुति की मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ चले जाओ, वैसे भी शाम को हमें एंगेजमेंट फंक्शन में जाना है। श्रुति, तुम भी तैयार रहना, तुम साथ चलोगी। चिंता मत करो, लक्ष्य 2 बजे तक वापस आ जाएगा। अभी तो सिर्फ 10 बजे हुए हैं। लक्ष्य झुके सिर के साथ धन्यवाद कहते हुए बाहर चला गया, और वहीं खड़ी श्रुति हैरत से उसे देखती रह गई। उसके चेहरे से नजरें हट नहीं रही थी, जैसे यकीन ना हो कि वही उनका ड्राइवर है। उसका पूरा लुक इंटरव्यू के लिए बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा था, और श्रुति के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। मम्मी, ये कैसा नौकर है? मुझे तो ये नौकर से ज़्यादा मालिक लगता है। आप खुद देखिए, डैडी की गाड़ी को ऐसे लेकर चला गया जैसे उसकी अपनी गाड़ी हो, और ऊपर से इंटरव्यू देने चला गया, पूछने की भी ज़रूरत नहीं समझी। श्रुति गुस्से से फट पड़ी थी। उसकी आंखों में तिरस्कार और आवाज़ में चिढ़ साफ झलक रही थी। उसकी मम्मी ने हैरत से उसे देखा और बोली, अरे पगली, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तुम्हारे डैडी ने खुद ही मुझसे कहा था कि उसे कहीं ज़रूरी काम से जाना है, और मैंने भी इजाज़त दे दी थी। गाड़ी ले जाना इतना बड़ा मसला थोड़ी है। तुम बेवजह बात का बतंगड़ बना रही हो। श्रुति, तुम्हारी सोच मुझे बिल्कुल बच्चों की जैसी लगती है। मुझे बिल्कुल बच्चों जैसी लग रही है। बर्ताव ऐसा तुम क्यों कर रही हो, जैसे कोई छोटी क्लास की जिद्दी बच्ची हो। मम्मी की बात सुनकर वह चुप तो हो गई, मगर अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके दिल में बस यही चल रहा था कि अच्छा हुआ, अगर वह नौकरी छोड़ देगा तो मेरी जान छूट जाएगी। मुझे तो ये वैसे भी खटकता है। अब मैं इस ड्राइवर से और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ एक ड्राइवर है, कोई ख़ास इंसान नहीं। उस दिन मानो भाई की बहन की एंगेजमेंट थी। श्रुति को वैसे तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन डैडी मीटिंग की वजह से जा नहीं सकते थे, और मम्मी ने जिद कर दी तो वह तैयार हो गई। उसने लाल रंग की शर्ट पहनी, सफ़ेद ट्राउज़र डाला और हल्का सा दुपट्टा लिया था। बालों में सफ़ेद हेयर बैंड लगाया और खुले काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। हल्का फुल्का तैयार होकर भी वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग में उसका चेहरा और भी खिल उठा था। मम्मी उसे देखकर मुस्कुरा दी और बोली, मेरी बेटी तो सचमुच चांद का टुकड़ा लग रही है। हर मम्मी की तरह उन्होंने अपनी बेटी पर ढेर सारा प्यार उड़ेल दिया। तो श्रुति शर्मा गई और हंस पड़ी। मम्मी बोली, चलो अब जल्दी आओ, हमें देर नहीं करनी। तुम्हारे डैडी ने कहा है कि उनके घर आने से पहले हमें वापस पहुंच जाना है। दोनों गाड़ी में बैठ गईं और लक्ष्य ने ब्लैक शर्ट और पैंट पहनी थी। गाड़ी बड़ी सलीके से चला रहा था। रास्ते में मालकिन ने कहा, बेटा आज तुम भी वहीं रुक जाना, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद वापस आना है। लक्ष्य ने आदर से सिर झुकाकर हामी भर दी। जब वह शानदार बैंक्वेट हॉल पहुंचे तो चारों तरफ रौनक थी। रोशनी और शोर से माहौल फैला था। मानो ने श्रुति और उसकी मम्मी को देखते ही आगे बढ़कर उन्हें रिसीव किया। वह उनसे बातें कर रहा था, तभी उसकी नज़र लक्ष्य पर पड़ी और उसने हंसते हुए कहा, अरे यार कैसे हो, नौकरी कैसी चल रही है? लक्ष्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और नौकरी भी ठीक जा रही है। अच्छा है तो आओ अंदर चलो, फंक्शन एंजॉय करते हैं। लक्ष्य ने मना किया कि मैं यहीं ठीक हूँ। मानो भाई, मगर मानो ने जिद पकड़ ली और उसे पकड़कर अंदर ले आया। आखिरकार वह उसका यूनिवर्सिटी वाला दोस्त भी रहा था। श्रुति ये देखकर चिढ़ गई और तुरंत मम्मी से बोली, देखिए मम्मी, ये ड्राइवर खुद को क्या समझने लगा है, हमारे साथ फंक्शन एंजॉय करने आ गया। मम्मी ने शांत आवाज़ में कहा, श्रुति ये खुद से नहीं आया है, इसे मानो बुलाकर लाए हैं। तुम फालतू में क्यों परेशान हो, खुद फंक्शन एंजॉय करो और दूसरों पर ध्यान मत दो। ये कहकर वह खुद अपने जानने वालों की तरफ चली गई। श्रुति वहीं बैठी रह गई, मगर उसकी नज़रें बार बार लक्ष्य पर जा टिकती। उसने देखा कि मानो की कजिन रिया उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। दोनों आपस में मोबाइल भी देख रहे थे, शायद नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। ये देखकर श्रुति के अंदर एक अजीब सी जलन उठी। उसने अपने आप से सवाल किया, मैं क्यों बार बार इसे देख रही हूँ? आखिर क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है? अगर रिया उससे बात कर रही है तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वह एक ड्राइवर है, उसकी इतनी औकात नहीं कि मैं उसके बारे में सोचूं। श्रुति खुद पर गुस्सा हो रही थी।
लेकिन फिर भी नज़रें उसी की तरफ उठ रही थी। कुछ देर बाद जब खाना ख़त्म हुआ, वह घर पर चली गई। उसकी मम्मी अंदर चली गई, लेकिन श्रुति वहीं रुक गई और जैसे ही लक्ष्य गाड़ी की पार्क करके अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो उसने उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था और आवाज़ तेज़ हो गई। हम तुम्हें फंक्शन में इसीलिए नहीं लाए थे कि तुम लड़कियों से बातें करके उन्हें नंबर देते फिरो और अपना पर्सनैलिटी का फ़ायदा उठाओ। ना जाने कितनी लड़कियों को बेवकूफ़ बना चुके हो। लक्ष्य उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैं किसे नंबर देने वाला था? मैं तो फंक्शन में आना भी नहीं चाहता था, सिर्फ मानो भाई की जिद पर अंदर गया। अगर आपको बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। आज के बाद कभी आपके साथ किसी फंक्शन में नहीं जाऊँगा। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। श्रुति ने फिर भी हार नहीं मानी और तुनक कर बोली, अच्छा नंबर तुमने नहीं दिया तो फिर वो रिया तुमसे क्या कह रही थी? उसकी आवाज़ में जलन छुपी हुई थी, मगर सवाल पूछने का बहाना ढूंढ लिया था। लक्ष्य ने पल भर के लिए सोचा कि आखिर मैं इसे इतने जवाब क्यों दे रहा हूँ। फिर बोला, मैडम मैं किसी को कोई नंबर नहीं दे रहा था। रिया तो सिर्फ अपनी छोटी बहन के लिए ट्यूटर ढूंढ रही थी और उसी बारे में पूछ रही थी। श्रुति सुनकर खामोश हो गई, मगर उसका मन और भी बेचैन हो उठा। उसके अंदर चल रही हलचल वह खुद भी समझ नहीं पा रही थी। वह कहने लगी, अच्छा तो तुम रिया की छोटी बहन को पढ़ाने जाओगे? तुम्हारे पास इतनी फुर्सत है? डैडी ने तुम्हें 24 घंटे के लिए हायर किया है। इससे अच्छा है कि तुम अपनी नौकरी पर ध्यान दो, बाकी कामों में दिमाग मत लगाओ। श्रुति ने ताना मारा। लक्ष्य चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। वह बस उसे देखता रहा, जैसे उसकी तलख आवाज़ के पीछे छिपे जज्बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर श्रुति पैर पटकते हुए गुस्से में अंदर चली गई। लक्ष्य वहीं खड़ा सोचने लगा, आखिर ये लड़की मुझे इस तरह क्यों टोकती है? मैं तो बस अपना काम करता हूँ। मुझे यहाँ नौकरी करते हुए 3 महीने होने वाले हैं, पर आज तक समझ नहीं पाया कि श्रुति मुझे इस लहजे में क्यों जवाब देती है। अपने कमरे में आकर श्रुति बिस्तर पर गिर पड़ी। बालों में उंगलियां फंसाकर उसने आंखें बंद की, पर उसके अंदर सवाल उभरते रहे। ये लड़का जानबूझकर मुझे परेशान करता है। दिखावे से, एटीट्यूड से, अच्छे कपड़े पहनकर, ये सब वही चालें हैं जिससे वो अमीर लड़कियों को फंसा सके, और मैं खुद ही उसकी तरफ खिंचती जा रही हूँ। नहीं, मैं उसकी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगी। यही सोचकर उसने खुद को समझाना शुरू किया। दरवाजे की हल्की आवाज़ पर उसकी मम्मी अंदर आई। क्या हुआ बेटा, अभी तक कपड़े भी नहीं बदले? चेहरा इतना उदास क्यों है? मम्मी की आवाज़ सुनकर श्रुति झेंपी और बोली, कुछ नहीं, बस थकान है मम्मी। मुस्कुराई, ठीक है, आराम कर लो। डैडी मीटिंग से आ गए हैं, सुबह नाश्ते में मिलेंगे। ये कहकर बाहर चली गई। श्रुति देर तक जागती रही। उसके चेहरे पर सोच की परछाइयाँ थीं। उधर लक्ष्य अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उनकी आवाज़ सुनते ही उसके चेहरे पर थकान मिट जाती थी। उसे गांव की याद आती थी, अपनों का साथ, सादगी भरी जिंदगी। पर बड़े ख्वाबों ने उसे शहर भेजा था। उसे यकीन था कि वहाँ अच्छा तनख्वाह मिलेगी और ज़िंदगी बन जाएगी, लेकिन यहाँ आकर कई बार उसका भरोसा टूट चुका था। कई महीनों तक वह नौकरी की तलाश में भटका। फिर अचानक मानो भाई से मुलाकात हुई, जिसने उसकी मदद की और ये नौकरी मिली। रही रहने की, खाने की चिंता नहीं थी, तनख्वाह भी ठीक थी, इसीलिए वह यहाँ टिक गया। पर सपनों की तलाश उसने नहीं छोड़ी। जब भी कहीं इंटरव्यू का मौका मिलता, वह कागजात लेकर निकल पड़ता। श्रुति का व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। वह उसकी इज्जत करता था, पर उसका लहजा सख्त रहता था। कभी कपड़ों पर ताना मारती, कभी एटीट्यूड पर बात करती। जबकि सच ये था कि लक्ष्य दिखावे का नहीं था। वह सदा से साफ सुथरा और सलीकेदार रहा था। अच्छे कपड़े और सफाई उसकी आदत थी। वह सोचता शायद मैडम उसे पहचान नहीं पाती, इसीलिए गलत नतीजा निकाल लेती हैं। नौकर की औकात जानकर वह सब सह लेता था। अगर वह बुरा मानकर लड़खड़ा गया तो यहाँ टिक ही नहीं पाएगा, इसीलिए उसने सब कुछ नज़रअंदाज कर दिया था। धीरे धीरे श्रुति ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। गाड़ी में बैठते ही फ़ोन में खो जाती और बात करते समय लहजे में उसका अपमान सा होता। वह उससे कुछ कहती तो शब्द चुभते जैसे कोई तेज हथियार हो। लक्ष्य के लिए नौकरी आसान नहीं थी, बहुत कुछ सहना पड़ता था, पर उसकी उम्मीद बनी रही। फिर एक रात ऐसा हुआ जो दोनों की सोच को हिला गया। उस रात श्रुति को बर्थडे पार्टी में जाना था। रात के 10 बज चुके थे। उसकी दोस्त बार बार कॉल कर रही थी, मैं बिना तुम्हारे केक नहीं काटूंगी, जल्दी आओ। ना चाहते हुए भी श्रुति ने जल्दी तैयार होना शुरू किया। हल्का मेकअप, सिंपल ड्रेस पहनी और गुस्से में बोली, गाड़ी निकालो, देर हो रही है। लक्ष्य ने आदर से कहा, जी मैडम। पर जब उसने देखा कि लक्ष्य शॉर्टकट छोड़कर लंबा रास्ता ले रहा है तो वह भड़क उठी, ये क्या कर रहे हो? जानबूझकर देर करवा रहे हो क्या? शॉर्टकट छोड़कर लंबा रास्ता क्यों लिया?
लक्ष्य ने शांत लहजे में कहा, मैडम आपको गलतफहमी हुई। मैं जानबूझकर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? शॉर्टकट वाला रास्ता रात में खतरनाक होता है। सुना है वहाँ डाकू अक्सर घूमते हैं और गाड़ियों को निशाना बनाते हैं। मैं आपको खतरे में कैसे डाल सकता हूँ? वह ताना दे रही थी कि गांव के लोग डरपोक होते हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ नहीं बोला। वह बस शांत होकर ड्राइव करता रहा और आखिरकार उसकी जिद के चलते उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। शुरुआत में उसे तसल्ली हो गई कि चलो अब जल्दी पहुंच जाएंगे, पर कुछ ही देर बाद हालात पूरी तरह बदल गए। जैसे ही गाड़ी वीरान सड़क पर पहुंची, अचानक सामने दो नकाबपोश आदमी आकर खड़े हो गए। उनके हाथों में चमकती हुई बंदूकें थीं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरी सांस अटक गई और चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा लगा जैसे किसी फिल्म का खतरनाक सीन उनकी जिंदगी में उतर आया हो। उन्होंने हाथ उठाकर गाड़ी रोकने का इशारा किया और देखते ही देखते बंदूक ताने उनकी ओर बढ़े। लक्ष्य ने गाड़ी रोक दी। श्रुति की हालत पत्थर सी हो गई। हाथ पांव कांपने लगे, आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। डाकू आते ही गाड़ी का दरवाज़ा पीटने लगे और जोर से बोले, जो भी है सब निकाल दो। श्रुति तो डर के मारे पीछे की सीट पर सिकुड़ गई थी, लेकिन लक्ष्य ने हिम्मत दिखाते हुए धीरे धीरे अपना मोबाइल और बटुआ बाहर निकालकर उनके हवाले कर दिया। उन्होंने श्रुति का पर्स और फ़ोन भी झपट लिया। उस एक गलती की वजह से उसकी आंखों के सामने सब कुछ लूट लिया गया और वह सिर्फ कांपती रही। सोचा बस अब यहीं ख़त्म है, लेकिन तभी उनकी नज़र श्रुति पर पड़ी। गोरी चिट्टी लड़की देखकर उनकी आंखों में लालच तैर आया। उनमें से एक ने बंदूक सीधी मेरी तरफ तान दी और कहा, चीखा, लड़की बाहर आओ वरना गाड़ी भी ले जाएंगे। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह रोने लगी। उसका पूरा जिस्म कांपने लगा। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई जैसे सीने से बाहर निकल आएगी। उसने गाड़ी के दरवाजे को कसकर पकड़कर बैठ गई, लेकिन तभी लक्ष्य अचानक दरवाज़ा खोलकर बाहर उतरा और अपनी छुपाई हुई पिस्तौल हाथ में ले ली। उसने भारी आवाज़ में कहा, खबरदार अगर लड़की को हाथ भी लगाया तो गोली मार दूंगा। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि डाकू खुद सहम गए। वह कुछ पल के लिए थम गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर उनमें से एक बोला, ठीक है, हम नहीं छुएंगे लड़की को। और दोनों तेजी से मोटरसाइकिल पर बैठकर भागने लगे। जैसे ही उन्होंने बाइक स्टार्ट की, श्रुति ने चैन की सांस ली, लेकिन अगले ही पल डाकू ने मक्कारी दिखाते हुए अचानक पीछे मुड़कर फायरिंग कर दी। गोली हवा को चीरते हुए निकली और सीधा लक्ष्य के बाजू को छूते हुए निकल गई। उसकी सफ़ेद शर्ट पर खून का बड़ा धब्बा फैल गया और वह लड़खड़ा गया। ये सब देखकर श्रुति की चीख निकल गई। वह डर के मारे कांपते हुए बाहर आई तो ज़मीन पर लाल खून बहता हुआ दिखा। वह पागलों की तरह रोने लगी और बार बार कहने लगी, ये सब मेरी वजह से हुआ, काश मैं जिद ना करती। उस रास्ते से जाने की लक्ष्य खुद दर्द से तड़प रहा था, पर फिर भी अपनी आवाज़ संभाल कर बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, दुपट्टा मेरे बाजू पर कसकर बांध दो ताकि खून रुके। उसकी आवाज़ सुनकर वह और ज़ोर से रोने लगी, लेकिन फिर भी कांपते हाथों से अपना दुपट्टा उतारकर उसके जख्म पर बांध दिया। तभी आसपास के लोगों ने गोली की आवाज़ सुनकर वहां दौड़ लगाई। दोनों देख वह हैरान रह गए। किसी ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस आ गई। लक्ष्य को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल ले जाया गया और श्रुति उसके पास बैठी रोती रही और बार बार कहती रही, ये सब मेरी जिद की वजह से हुआ। नर्स ने मुझे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल किसी भी तरह सुकून को मानने को तैयार नहीं था। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट किया तो उसकी जान ही सूख गई। उसने पहली बार महसूस किया कि ये वही लड़का है जिससे वह हर वक्त उलझती रहती थी और आज उसी को जान खतरे में देखकर वह मेरी रूह कांप रही थी। पुलिस को भी खबर दी गई और उसके जरिए श्रुति के घर वालों को भी ये खबर दी गई। उस वक्त उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि उसने कितनी बार उसे नीचा दिखाया था और आज वही उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा गया। उसके घर पर पुलिस ने जाकर कहा, रात को एक एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी रोड पर खड़ी मिली और वह आपके नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये सुनकर वह फौरन अस्पताल गया, जहां कोने में बैठी हुई श्रुति रो रही थी। उसने अपनी बेटी को गले से लगाकर तसल्ली दी और बार बार उसे देखते हुए पूछा कि कोई जख्म या चोट तो नहीं लगी। श्रुति रोते हुए कहने लगी, मैं ठीक हूँ डैडी, लेकिन लक्ष्य को गोली लगी है, उसका बहुत सारा खून निकला है। वह उसके लिए तड़प रही थी। उसके डैडी ने उसे तसल्ली दी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से इलाज कराऊंगा, फिर वह ठीक हो जाएगा। वैसे भी उसके दिमाग पर इस हादसे का गहरा असर हुआ था। रात को वह बिस्तर पर लेटी हुई उसके बारे में सोच रही थी। वह लंबा रास्ता लेना चाहता था जो ठीक था, लेकिन जानबूझकर उसे तंग करने के लिए वह उसे उस रास्ते पर जाने को कह रही थी, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ। उसके मोबाइल और पास
सब खो गए थे और उसे जख्म भी लगे। ये सब देखकर श्रुति को शर्मिंदगी महसूस हुई। तब अगले ही दिन उसने अपने घर के कुक से कहकर लक्ष्य के लिए हेल्दी खाना बनवाया और एक बड़ा सा टिफ़िन पैक करवा दिया। वह ये खाना लक्ष्य के लिए ले जा रही थी। उसे ऐसा देखकर उसकी माँ भी हैरान रह गई। उसने कहा, उसके घर वाले नहीं हैं मम्मी, हमें उसका ख्याल रखना होगा। उसकी मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, तुम सही कह रही हो, वह बचाते हुए जख्मी हुआ है। सच में वह बहुत अच्छा ड्राइवर है, तुम मेरी तरफ से भी उसका हाल पूछ लेना। उसने सर हिलाया और फिर सारा सामान लेकर हॉस्पिटल चली आई। रास्ते में उसने महसूस किया कि उसने कोई बुके भी नहीं लिया। उसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। उसकी वजह से लक्ष्य का इलाज अच्छे और महंगे हॉस्पिटल में हो रहा था, जहां वह प्राइवेट रूम में था। इसके लिए श्रुति के डैडी भी शुक्रगुजार थे। उसकी तबीयत नर्म आवाज़ में पूछने पर उसने अपनी आंखें खोली। वह नींद में था, शायद दवाइयों का असर था। लक्ष्य हैरान रह गया। उसने देखा कि वह फूलों का खूबसूरत बुके लिए उसके सामने खड़ी थी। उसने सहारा लेकर बैठने की कोशिश की और कहा, अरे मैडम, आप मेरा हालचाल पूछना चाहती हैं? बहुत शुक्रिया। लक्ष्य के कहने पर वह शर्मिंदा हो गई, क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ था। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। उसने दोबारा कहा, नहीं नहीं, ये ठीक है, वैसे भी जो होता है होकर रहता है, आपको परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके डैडी बहुत अच्छे इंसान हैं और आपका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। श्रुति ने उसकी गहरी नज़रों से देखा और बोली, मैं आपके लिए कुछ हेल्दी खाना लाई हूँ, शायद भूख भी लगी होगी। ये सच था कि लक्ष्य को भूख लग रही थी, शायद कमजोरी का असर था। तब श्रुति सूप बाउल में डालने लगी, लेकिन उसके दाएं हाथ पर चोट लगी थी, जिससे सूप पीने में परेशानी हो रही थी। श्रुति बोली, मैं पिला देती हूँ आपको। वह अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन श्रुति के खूबसूरत चेहरे को देखकर सुकून महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में जो प्यार और चिंता थी, उसे अनदेखा नहीं कर सकता था। उसने अपने बैग से ब्रश निकालकर उसके बालों में कंघी की और कहा, मैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग में रहने वाला इंसान हूँ, लेकिन इस समय अस्पताल के बेड पर सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हूँ। काफ़ी देर तक उसके साथ वक्त बिताने के बाद उसका दिल सुकून महसूस कर रहा था। वह मासूम लड़की उसे समझ नहीं सकती थी। उसके डैडी भी उसका हाल चाल पूछने आए। अस्पताल का सारा बिल पहले ही जमा कर दिया गया था और लक्ष्य उनका बहुत शुक्रगुजार था। उसे उनके पास 6 महीने हो गए थे। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत बड़े दिल के मालिक थे और बेटे का दिल भी खूबसूरत था। नरम व्यवहार देखकर खुद को खुश नसीब महसूस कर रहा था। वह जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ अपने गांव के लिए रवाना हो गया, जबकि उसकी पूरी रिकवरी अभी बाकी थी। वह दोबारा ड्राइविंग नहीं कर सकता था, लेकिन श्रुति जो दिन भर उसे देखने के लिए तड़प रही थी, उसकी रात और दिन में लगातार सोच उसका दिमाग पर सवार था। उसके दोस्त भी उसकी हालत देखकर हैरान थे। तुम्हें क्या हुआ है? जब से वह ड्राइवर अस्पताल में है, तुम्हें उसकी बातें सुनकर थकती ही नहीं हो। उसने हीरो की तरह उसकी जान बचाई है, कभी कहती बॉडीगार्ड की तरह उसने उसकी जान बचाई। अपने दोस्त की बात पर श्रुति का दिल धक धक कर रह जाता था। उसने झूठ बोलते हुए नाम में सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये प्यार नहीं बल्कि इंसानियत है। अगर कोई आपके लिए अपनी जान पर भी खेल जाए तो आपका फ़र्ज बनता है कि उसकी तारीफ़ करो। अच्छा ठीक है, तुम्हें उसकी तारीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। वह रूठकर जाने लगी तो उन्हें वापस बुला लिया। अरे बेवकूफ़ लड़की, हम तो इस बात पर परेशान हैं कि तुम्हें एक ड्राइवर से प्यार हो गया है। तुम और तुम्हारे डैडी को ये पता चल गया तो डैडी के दिल पर क्या गुजरेगी? वह किसी करोड़पति से तुम्हारी शादी करना नहीं चाहते क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बढ़ते हुए कदम रोक लो। श्रुति का दिल धक धक कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं होगा, वह उन दोनों को गुस्से से जवाब देती। थोड़ी देर बाद घर वापस आ गई, लेकिन फिर से उसका दिल मचल रहा था। वह अपने आप को देखना चाहती थी। उसकी मम्मी ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और लक्ष्य को देखने के लिए जा रही हूँ। उसकी मम्मी ने कहा, लेकिन बेटा वह तो चला गया है अपने गाँव, 2 दिन हो चुके हैं। उसने अपनी मम्मी की बात सुनकर गहरी सांस ली और अपनी आंखों से उसे देखा। ये क्या कह रही हैं आप? वह गाँव चला गया है और उसने नौकरी छोड़ दी? उसका दिल पूरी तरह डूब रहा था। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम्हारे डैडी ने उसकी जगह नया ड्राइवर रख लिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से कुछ चोट मार रही थी, जबकि उसके चेहरे का पीलापन उसकी मम्मी से छुपा नहीं रह पाया। वह परेशान हो गई। क्या हुआ है? तुम उसके लिए इतना क्यों परेशान हो रही हो? वह बिल्कुल ठीक हो गया है, उसे आराम की ज़रूरत है, इसीलिए वह अपने घर वालों के पास चला गया। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि खैर हो गई। तुम हमारी इकलौती बेटी हो। उसकी मम्मी के कहने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए।
जिसे उसने मुंह फेरकर बड़ी समझदारी से छुपाया। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी कमरे से बाहर चली गई, लेकिन वह बिस्तर पर लेटी हुई रो रही थी। मुझे पता भी नहीं चला और तुम मेरी ज़िंदगी से यूं गायब हो गए। अभी मैं अपने दिल में छुपी प्यार को पहचान भी नहीं पाई थी। बिस्तर पर लेटी हुई वह तड़प तड़प कर रो रही थी। वह हैरान थी कि अपनी रोने पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म का कोई हिस्सा टूट गया हो। उधर लक्ष्य को देखकर उसकी मम्मी खुश हो गई, लेकिन फिर उसके हालात और बाजू पर लगी पट्टी देखकर उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से और लक्ष्य के समझाने पर उन्होंने रोना बंद किया। उसकी दोनों बहनें भी अपने भाई को देखकर परेशान हो गईं। वह तो इस बात पर कुछ नहीं बोली कि भाई बहन गांव आ गए। हाँ, श्रुति के डैडी ने उस पर एहसान किया था कि 2 महीने की तनख्वाह भी उसे एडवांस में दे दी थी। उसने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया। जब वह परेशान हुई और कहने लगी, बस और लक्ष्य, अब मैं तुम्हें शहर नहीं जाने दूंगी। न सिर्फ तेरी जान को खतरा है, बल्कि मैं तो तुझे देखने के लिए तरस गई हूँ। इस बात पर वह थोड़ा परेशान हुई, लेकिन अब खुद भी इस हालत में नौकरी तलाश नहीं कर सकती थी। जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वह अभी नहीं जाना चाहता था। अभी वह चचा के साथ ज़मीनों पर काम करने लगा। चचा भी उसे देखकर कहने लगे, हो गए तेरे ख्वाब पूरे शहर कमाने के लिए। देखा कितना तोहफा लेकर शहर से वापस आया है। चचा की बात पर वह मुस्कुरा दिया। एक दिन ज़मीन पर काम कर रहा था तो बच्चे ने आकर कहा, लक्ष्य भाई, आपसे एक बहुत बड़ी मैडम मिलने आई हैं। इतनी बड़ी गाड़ी है उनकी। ये बात सुनकर लक्ष्य हैरान रह गया। जैसे हाथ साफ करता हुआ वह पहुंचा तो सामने खड़ी बड़ी मैडम देखकर उसे यकीन नहीं आया। वह इसके छोटे से घर के आंगन में खड़ी मुस्कुराते हुए देख रही थी। मैडम, आप यहाँ? श्रुति को लग रहा था कि उसने अपनी ज़िंदगी पा ली है। आज भी उसने सफ़ेद कॉटन का सूट पहन रखा था जो उसकी खूबसूरती पर खूब जच रहा था। लक्ष्य को यकीन नहीं आ रहा था कि श्रुति मैडम उसे मिलने आई हैं। वह उनके चेहरे की चमक से घबराने लगा। वह इतना नादान नहीं था कि उनके जज्बात को समझ न पाए। फिर उसी कलर का खूबसूरत सूट पहन सामने खड़ी थी वह। इसके बारे में सोचते हुए वह समझ गया कि वह एक तस्वीर की तरह उसके सामने खड़ी थी। आपकी एक अमानत मेरे पास थी जो मैं वही पहुंचाने आई हूँ। कैसी अमानत? आप बैठिए तो सही। मैडम, जिनके पास वह नौकरी करता था वह उनकी बेटी है। वह अपनी मम्मी से मिलवा रहा था उनको। उसकी दोनों बहनें उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। श्रुति उन दोनों से बात करने लगी, जबकि लक्ष्य समझ नहीं पा रहा था कि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी है, उसके क्या भाव होंगे। कुछ देर बाद उसके सामने एक महंगा मोबाइल रखा गया। ये तुम्हारा मोबाइल है जो डाकू ले गए थे, इसीलिए मैं गिफ्ट के तौर पर देने आई हूँ। उसकी आंखों में प्यार के जज्बात थे। लक्ष्य चौंक गया। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? मैं इतने महंगे गिफ्ट के काबिल नहीं हूँ। मुझे सस्ते मोबाइल की आदत है। गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती। लक्ष्य, तुम रख लो, उसने कहा। इस पर लक्ष्य भी हैरान रह गया। जो हमेशा उसे ड्राइवर कहकर बुलाती थी, आज उसका नाम ले रही थी। उसकी मम्मी और बहनें भी मिल गईं, जैसे बचपन से उनका रिश्ता हो। जब वह लक्ष्य से कहने लगी, मुझे अपना गांव दिखाओगे? यहाँ की हरियाली आंखों को ठंडक पहुँचाती है। वह मुस्कुराया और कहा, मेरे साथ चलो, मैं आपको गांव में हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन दिखाता हूँ। लेकिन उसके बराबर में गांव के ज़मींदार का बाग था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुई। वह ज़मीन पर ले आई। कई गांव की सोनी सोनी मिट्टी की खुशबू उसके अंदर महसूस हो रही थी और उसके साथ चल रही थी। दोनों प्यार के सफ़र में कदम रख चुके थे, लेकिन लक्ष्य जानता था जिस रास्ते पर वह चल रही थी उसकी कोई मंजिल नहीं है। उसने आंखों में महकते जज्बात और चेहरे पर मुस्कान देखी थी। लक्ष्य के साथ चलते हुए वह बहुत खुश नजर आ रही थी। 2-3 तस्वीरें बना रही थी। तुम मेरे यहाँ फूलों के पास खड़े होकर मुस्कुरा रही हो। लक्ष्य नहीं जानता था कि वह तस्वीरों को अपने दिल में बसाएगी, कभी नहीं मिटने के लिए। लेकिन वह अलग से समझना चाहता था। मैं उसे इस खुशी में डालने आई थी जिससे वह दूर भागता था। उसके साथ खूबसूरत दिन गुजार कर शहर वापस आ गई। क्या तुम वापस शहर नहीं आओगे मुझसे मिलने? उसने आंखों में प्यार भरकर लक्ष्य से पूछा। उसने फौरन नजरें चुराईं। अगर वह उसकी आंखों में झांक लेता तो वह भी प्यार का शिकारी हो जाता। श्रुति का दिल नहीं चाह रहा था कि वह वापस शहर जाए, लेकिन इसके लिए वहीं रहना बहुत मुश्किल था। दूसरे दिन उसकी मम्मी उसके कमरे में आई। क्या तुम गांव गई थी उस ड्राइवर से मिलने? मम्मी, वह ड्राइवर नहीं कहो उसको, वह हमारी नौकरी नहीं करता। श्रुति तुरंत बोली। वह हैरान रह गई। ये क्या कह रही हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। श्रुति, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसके मम्मी के कहने पर वह बोली, मम्मी क्या मतलब, क्या किया है मैंने? तभी उन्होंने श्रुति के दोनों बाजू झंझोड़े। मैं तुम्हारी मम्मी हूँ, मैं तुम्हारे दिल की हालत तुम्हारे चेहरे से पढ़ सकती हूँ। मत रखो तुम इस प्यार के सफ़र में कदम, इसकी कोई मंजिल नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे डैडी को पता चल गया तो गजब हो जाएगा। श्रुति अपनी मम्मी की बात पर हैरान थी। बोली, प्यार किसी से भी हो सकता है और अब मम्मी हो गया है मुझे प्यार।
मैं उससे शादी करूँगी। उसकी बात से उसकी मम्मी दहल गई। अब देखना है श्रुति का प्यार का अंजाम क्या होगा, या उसे प्यार मिल जाएगा या ये रह जाएगा अधूरा। श्रुति अपनी मम्मी की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे खुशी भी हो रही थी। उसने अपने दिल की धड़कनों को महसूस किया और धीरे से कहा, मम्मी अब पीछे नहीं हटूंगी, मैं उसे अपने प्यार का इजहार करने जाऊंगी। मम्मी ने उसे देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है बेटा, सब सही समय पर होगा, अभी तुम बस समझदारी से काम लो। ये सुनकर श्रुति का दिल हल्का सा हो गया। उसे लग रहा था कि अब उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है और वह अपने दिल की सुन सकती है। लेकिन घर में माहौल कुछ अलग था। श्रुति के डैडी को ये सब बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन्हें डर था कि बेटी जल्दी किसी फैसले में फंस जाएगी। वह बार बार कहते रहे कि ये बिल्कुल सही समय नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किल ही ला सकता है। श्रुति की जिद देखकर वे और नाराज़ हो गए, लेकिन श्रुति ने भी ठान लिया था कि अब वह अपने प्यार को रोक नहीं सकती। वहीं लक्ष्य अपने गांव के घर में अपने जख्मों से उभर रहा था। वह अब पूरी तरह रिकवर हो चुका था, लेकिन शहर लौटना अभी बाकी था। उसे अपने अंदर बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने सोचा, श्रुति अब मेरे बिना क्या करेगी, मुझे पता है वह मुझे मिलने आएगी, और ये सोचकर उसका दिल खुश हो गया। अगले ही दिन श्रुति तैयार होकर गांव के लिए निकल पड़ी। उसने रास्ते में अपनी सांसों की हर धड़कन को महसूस किया। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और दिल में हल्की घबराहट थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं खोई। गाड़ी जैसे ही गांव पहुंची, वह लक्ष्य के घर के आंगन में खड़ी हुई। उसने उसे देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसकी आंखों में चमक आ गई। लक्ष्य भी उसे देखकर थोड़ा चौंक गया। उसने धीरे से कहा, श्रुति तुम यहाँ क्या कर रही हो? श्रुति मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने आई हूँ, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। ये सुनकर लक्ष्य के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने कदम बढ़ाते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे लिए वही महसूस होता है, मैं कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। दोनों के बीच एक खामोशी का गहरा पल था, जिसमें सिर्फ उनके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। श्रुति ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। लक्ष्य ने भी मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और मन ही मन सोचा, अब उसका डर और तन्हाई खत्म हो गई है। लेकिन शहर में जब ये खबर डैडी तक पहुंची, तो पहले उन्होंने बिल्कुल मानने से इनकार किया। वह किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थे। उनके ख्याल में भी नहीं था वो लड़की जो कभी लक्ष्य से इतनी चिढ़ती थी, आज उसी के गुण गाएगी। वह बोले कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। श्रुति को भी थोड़ी गलती महसूस हुई। उसने सोचा, लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। उसने अपने डैडी को समझाया, हाँ डैडी, मैं जानती हूँ ये जल्दी है, लेकिन मैं अपने दिल की सुनना चाहती हूँ, मैं उसे खोना नहीं चाहती। श्रुति ने डैडी को बहुत मनाया और अपने और लक्ष्य के दिल के एहसासों का भी बताया था कि कब लक्ष्य उसके दिल में घर कर गया। उसके डैडी ने उसकी बात सुनी, पर वो इस बात के हक में नहीं थे कि उनकी बेटी की शादी एक गरीब से ड्राइवर से हो। कहाँ श्रुति इतने अमीर बाप की बेटी, और कहाँ लक्ष्य गांव का रहने वाला, मुश्किल से घर के खर्च पूरे करने वाला। इसलिए वो शादी के फैसले में पहले राजी नहीं थे, लेकिन अपनी इकलौती बेटे के प्यार के हाथों मजबूर होकर बाद में उन्हें बात माननी ही पड़ी, क्योंकि श्रुति गलत कदम उठाने की जुनून में थी। इस तरह उसके डैडी ने शादी के लिए रजामंदी दे दी और धीरे धीरे डैडी की नाराज़गी कम हुई। उन्होंने देखा कि बेटी सच्चे मन से और समझदारी से बात कर रही है। तब जाकर उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार करूँगा, बस तुम दोनों सोच समझकर आगे बढ़ो। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दूसरे का साथ होगा। शहर लौटकर उन्होंने अपने परिवार को खुशखबरी दी। श्रुति के डैडी और मम्मी ने भी खुशी खुशी उनकी शादी की प्लानिंग की कर ली। शादी के दिन गांव और शहर दोनों जगह रंग बिरंगी खुशियां थी। श्रुति लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी और लक्ष्य सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लक्ष्य की धड़कनें तेज हो गईं। शादी में सब लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। श्रुति और लक्ष्य एक दूसरे की आंखों में देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि दो दिलों का मिलन था, जिसमें प्यार, भरोसा और परिवार का आशीर्वाद शामिल था। शादी के बाद दोनों ने साथ में रहने का फैसला किया। लक्ष्य ने अपनी नौकरी फिर से शुरू की, लेकिन अब हमेशा श्रुति के पास ही था। श्रुति ने भी अपने परिवार की मदद और अपने सपनों को साथ में संभालना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच का प्यार और मजबूत होता गया। अब कोई खतरा, कोई डर या कोई परेशानी उनके प्यार को नहीं हिला सकती थी। एक दिन दोनों अपने गांव की छोटी छोटी गलियों में घूम रहे थे। श्रुति ने हरियाली को निहारते हुए कहा, देखो कितनी सुंदर जगह है, कितना सुकून मिलता है ऐसे माहौल में। लक्ष्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, यहाँ की हवा में भी कुछ तो खास बात है, ये जगह हमें हमेशा याद रहेगी। वह मुस्कुराई और कहा, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें
और हमारी खुशियाँ यहीं बनी रहे। लक्ष्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। वे दोनों गांव की मिट्टी की खुशबू में घुलते हुए हंसते खेलते और एक दूसरे के साथ छोटे छोटे पल बिताते रहे। उनकी बातें, उनकी हंसी और उनके जज्बात एक दूसरे के दिलों में बसते गए और यही पल उनके प्यार की सबसे खूबसूरत याद बन गए। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ प्यार था, समझदारी थी और एक दूसरे के लिए भरोसा था। दोनों ने तय किया कि चाहे कोई भी मुश्किल आए, वह हमेशा साथ रहेंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। उनका प्यार एक ऐसा सफ़र बन गया जिसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती थी। और इस तरह श्रुति और लक्ष्य की कहानी एक खूबसूरत प्यार, भरोसे और समझदारी की मिसाल बन गई। शादी के बाद भी श्रुति और लक्ष्य की ज़िंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन अब उनके बीच एक भरोसा था। सुबह लक्ष्य उठता तो सीधा अपने काम में लग जाता और श्रुति भी घर के कामों के साथ स्कूल के बच्चों की पढ़ाई और छोटे मोटे काम संभालती। कभी कभी वह अपने दोस्तों से मिलकर गांव के बच्चों के लिए छोटी क्लास भी लगाती। लक्ष्य उसे दूर से देखता और सोचता, ये लड़की कितनी समझदार और जिम्मेदार है। एक दिन लक्ष्य ऑफिस से लौटते समय श्रुति ने कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह दिखाती हूँ। वहाँ पहुँचते ही वह तालाब के किनारे बैठ गई और धीरे से बोली, मुझे लगता है हमारी शादी सिर्फ एक शुरुआत है। अभी हमें एक दूसरे को समझने और सीखने के लिए समय चाहिए। लक्ष्य ने उसका हाथ थामते हुए कहा, हाँ, और इस सफ़र में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। श्रुति मुस्कुराई और उसके आंखों में देखकर बोली, मुझे कभी कभी डर लगता है हमारी खुशी में कोई मुश्किल आ जाएगी। लक्ष्य ने सिर हिलाते हुए कहा, डरा मत करो, अब कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। कुछ महीने बीत गए। लक्ष्य ने शहर में अपने पुराने क्लाइंट्स के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू किया और श्रुति भी अपने स्कूल के बच्चों के लिए नई प्लानिंग से करने लगी। दोनों एक दूसरे का पूरा साथ दे रहे थे। हर शाम चाय पीते हुए अपने दिन की बातें शेयर करते और हंसी मजाक में समय बिताते। एक दिन गांव में मेला लगा। श्रुति ने कहा, चलो आज मेला घूमने चलते हैं, वहाँ कुछ मस्ती करेंगे। लक्ष्य हंसते हुए बोला, ठीक है, लेकिन तुम ही मेरी गाइड हो, भूलोगी तो नहीं? कभी मैं खो जाऊँगा मेला में? उन्होंने झूले झूले, मिठाई खाई, हाथ में हाथ डाले, हंसते खिलखिलाते रहे। वह दिन उनके लिए खास बन गया। धीरे धीरे लक्ष्य और श्रुति की ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आईं। गांव वाले भी उन्हें प्यार और इज्जत देने लगे। दोनों ने तय किया कि शहर में रहकर भी हर साल कुछ समय गांव में बिताएंगे ताकि वे अपने जड़ों से जुड़े रहें। एक दिन लक्ष्य ने श्रुति से कहा, मैं चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ हों, कोई डर या दुख न आए। मैं चाहता हूँ हमारी अगली पीढ़ी भी ऐसे ही प्यार और भरोसे में हो। श्रुति ने हंसकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ और हम इसे ज़रूर पूरा करेंगे। साल धीरे धीरे बीतते गए। लक्ष्य और श्रुति के बीच प्यार और समझदारी बढ़ती गई। छोटी छोटी नोकझोंक, हंसी मजाक और साथ बिताए पल उनकी ज़िंदगी को हसीन और ख़ास बनाते रहे। अब उनके लिए कोई खतरा, कोई परेशानी या डर मायने नहीं रखता था। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुद को पूरी तरह निछावर कर दिया था। उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि विश्वास, हिफाजत करना और साथ का नाम बन गया था। वो हर दिन हर पल एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करते थे, चाहे छोटी छोटी बातें हों या कोई बड़ी मुश्किल, वह एक दूसरे का सहारा बनते। इसी भरोसे में उनकी ज़िंदगी सच में बस गई और हर खुशी और हर परेशानी में उन्हें एहसास हुआ कि एक सही साथी होना ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। शाम का वक्त था और सूरज की हल्की लाल रोशनी आंगन में पड़ रही थी। लक्ष्य और श्रुति आंगन में चाय की प्यालियां हाथ में लिए बैठे थे। दोनों चुपचाप आसमान को देख रहे थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद श्रुति ने धीरे से कहा, लक्ष्य, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। लक्ष्य ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, हाँ बोलो। उसने अपनी सांस थोड़ी गहरी की और बोली, जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आए हो, मुझे डर लगता था कि मैं अपने दिल की बात किसी को कैसे बताऊं, लेकिन अब मैं ये कह सकती हूँ, मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ और हमेशा चाहूँगी। लक्ष्य उसकी बात सुनकर थोड़ा करीब आया और उसका हाथ थामते हुए बोला, श्रुति, मैं भी तुम्हारे लिए वही महसूस करता हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि तुम खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मेरी ताकत है। तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। श्रुति ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं जानती थी कि तुम मेरे लिए अपनी जान भी दे सकते हो, और आज जब मैं ये जानती हूँ तो मुझे भरोसा होता है कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। लक्ष्य ने हंसते हुए कहा, मैं ये वादा करता हूँ श्रुति, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर दोनों चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखे और मुस्कुराए। चाय की गर्माहट और शाम की ठंडी हवा में दोनों के दिलों में प्यार और भरोसा एकदम पक्का हो गया। उस दिन से उन्होंने तय किया कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए
यह समय कैसा भी हो, दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे। शाम ढलती गई और आंगन में हल्की रोशनी फैल गई। लक्ष्य और श्रुति धीरे धीरे घर के अंदर गए। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और सोचा, यही वह पल है जिसे वह हमेशा याद रखेंगे। हर मुस्कान, हर बातचीत, हर नोक-झोंक और हर सुकून का पल उनका बन चुका था और अब उनके दिल पूरी तरह से एक दूसरे में बस चुके थे। इस तरह लक्ष्य और श्रुति ने अपनी ज़िंदगी में प्यार, भरोसा और समझदारी के साथ एक नया चैप्टर शुरू किया और अब वह जानते थे कि जो भी मुश्किल आएंगी वह हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर उसका सामना करेंगे। उनका प्यार सिर्फ रोमांस नहीं था, बल्कि एक मजबूत दोस्ती, भरोसा और साथ का नाम बन गया था। और इस भरोसे के साथ उनकी कहानी यहीं सुकून और खुशियों के साथ समाप्त होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।